Greetings to everyone. We are again back with our second unit, electronic device. Last topic we have discussed was VI characteristics of PN junction, and in this topic we have seen there is a forward characteristics and reverse characteristics. So today we are going to discuss some specially designed diodes. And before this I want to just know about कि जो PN जंक्शन हमने डिस्कस किया था उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि क्या चीज़ है वो. लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ PN जंक्शन. Resistance of PN junction. PN जंक्शन को हम PN डायोड का नाम भी दे सकते हैं. इसका सिंबल हमने कल डिस्कस किया था, ट्रायंगल P को और ये लाइन N को रिप्रेजेंट करती है. सो इट इज PN. इसको PN डायोड भी कह देते हैं, जंक्शन भी कह देते हैं. अब हमने इसका रेजिस्टेंस देखना है क्या है, क्योंकि एक चीज़ हमने ये देखी कि जो PN जंक्शन है, ठीक है, इट कैन एक्ट्स इन बोथ वेज, दैट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग. कि फॉरवर्ड में अलग तरीके से बिहेव करता है, रिवर्स में अलग तरीके से बिहेव करता है. ठीक है, ये डिफरेंट है हमारे नॉर्मल कंडक्टर्स से. नॉर्मल कंडक्टर क्या होता है कि तार को उल्टा जोड़ दो, सीधा जोड़ दो, पंखा चलना ही है, बल्ब जलना है. ठीक है, लेकिन ये फॉरवर्ड में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, रिवर्स में अलग तरीके से. सेमीकंडक्टर की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, अलग से तरीके. अब हम उनकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं. तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है हमारा स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस. स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस. ठीक है, हमने अभी तक वोल्टेज जो लगाई वो डीसी में ही लगाई है. जब हम डायरेक्ट करंट के साथ पीएन जंक्शन को कनेक्ट करते हैं, देन इट बिकम्स स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस. It is the opposition offered by the diode to the direct current और DC. ठीक है, जब हम डायरेक्ट करंट के साथ डायोड को यूज़ करते हैं तो जो ओपोजिशन ऑफर्ड होती है दैट इज नोन एज स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस. इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन राइट इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज टू द डीसी करंट. DC current flowing through it. यानी जब इसमें से DC करंट फ्लो कर रहा है तो उसके क्रॉस कितनी वोल्टेज है वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है. और इसको हम लिख सकते हैं RDC. दिस इज इक्वल टू V/I. ठीक है, जब फॉरवर्ड में होता है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में हमने देखा था इट गिव्स ए शार्प कर्व लाइक दिस. रिवर्स बायसिंग में इट गिव ए लिटिल अमाउंट ऑफ करंट एंड देन ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस. ठीक है, तो यहाँ तक जब तक ब्रेकडाउन नहीं है इट गिव्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. तो फॉरवर्ड में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहेगी. फॉर जर्मेनियम अगर हम बात करें, resistance for forward becomes equal to approximate 100 ohm
and resistance for reverse it is 1 मेगा ओम, वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन भी करते हैं जब प्रैक्टिकल करते हैं, तो RDC की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो वो लगभग इतनी आनी चाहिए जर्मेनियम के लिए, और रिवर्स मोड में लगभग 1 मेगावाट के आसपास आना चाहिए, मेगा ओम के आसपास आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम इसको AC से कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें चेंज आ जाते हैं। तो स्टैटिक के बाद हमारा आता है डायनेमिक और AC रेजिस्टेंस। ठीक है, डायनेमिक और AC रेजिस्टेंस, तो इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड by the diode when alternating current is applied। okay? when AC is applied, तो जो AC करंट अप्लाई करने के बाद अपोजिशन आती है, ठीक है, दैट इज नोन एज डायनेमिक और AC, और इसकी वैल्यू हम R AC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। ये डेफिनेशन आप ध्यान में रखना कि इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज टू द करंट था, चेंज नहीं था यहाँ, लेकिन इट गिव्स चेंज क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर रखा है हमने। रेशियो ऑफ चेंज इन वोल्टेज टू चेंज इन करंट। ठीक है, और फॉरवर्ड के लिए इसकी वैल्यू और रिवर्स के लिए इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि हम कहाँ पर इसको मेज़र करें। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम जैसे इसमें हमने लिखी वो नहीं लिख रहे, क्योंकि लगातार वोल्टेज और करंट इसमें चेंज हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, सो वी आर नॉट राइटिंग द RF एंड RR वैल्यू। ये हर वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर चेंज को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो थे हमारे रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन द PN जंक्शंस। अब आता है मेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज योर जेनर डायोड। जेनर डायोड, अब ध्यान से थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं वो क्या था, हमने पहले सेमीकंडक्टर को पढ़ा, फिर उसमें इंट्रिंसिक, फिर एक्सट्रिंसिक में P टाइप, फिर N टाइप, फिर P और N को कंबाइन कर दिया, फिर जंक्शन बन गया। ठीक है, ये जो P और N बना है, ठीक है, ये PN हमारा अलग अलग तरीके से यूज होने वाला है। उनमें से एक आपका जेनर डायोड की तरह वो काम करेगा। ठीक है, इट इज ए specially designed PN junction which has sharp breakdown voltage। यानी जब हम PN जंक्शन को इस तरीके से डिजाइन कर दें कि उसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज एकदम से शार्प हो जाए, देन इट बिकम्स जेनर डायोड। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो जेनर डायोड है ये रिवर्स बायसिंग में एक्ट करेगा हमेशा। स्पेशली डिजाइंड इसलिए कहा इसको क्योंकि ये जो है तभी काम करता है जब हम इसकी डोपिंग को एडजस्ट करके इतना बना देते हैं कि शार्प ब्रेकडाउन हो जाए। जैसे अगर हम किसी को लार्ज डोप कर देते हैं, लार्ज डोपिंग, तो उसकी जो थिन लेयर है, जो
आपकी डिप्लीशन लेयर है वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से जो है रिकम्बिनेशन जल्दी हो जाता है। अगर हम लेस डोपिंग करते हैं तो जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ थोड़ी सी वाइड रहती है, इसमें रिकम्बिनेशन कम होता है, करंट कम फ्लो करता है इन कंपैरिजन टू लार्ज डोपिंग। लार्ज डोपिंग होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो हमने इसको इस तरीके से स्पेशली डिज़ाइन किया है कि इसके अंदर ब्रेकडाउन आए और शार्प ब्रेकडाउन आए, एंड इट ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बायस। इट ऑलवेज ऑपरेट इन रिवर्स बायस्ड, हमेशा रिवर्स बायसिंग में काम करेगा, ये फॉरवर्ड में काम नहीं करने वाला है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो अब हमने ये तो चीज़ पढ़ ली कि ब्रेकडाउन होता है, लेकिन एक्चुअल में जो ब्रेकडाउन है वो दो तरीके का होता है। तो इस जीनर डायोड को समझने के लिए हमें उन दोनों को समझना पड़ेगा। मैकेनिज्म एक तरीके से है ये, देयर आर टू मैकेनिज्म of breakdown in PN जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन में ब्रेकडाउन दो तरीके का होता है। सबसे पहला ब्रेकडाउन है एवलांचे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले, सिर्फ ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे इसको। एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन होता क्या है ये देख लेते हैं आप। जब हम रिवर्स बायस को बढ़ा रहे हैं, जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास ये पीएन जंक्शन है, यहाँ पर पी टाइप, यहाँ पर एन टाइप, यहाँ पर जंक्शन क्रिएट हो गया माइनस एंड दिस इज प्लस। हमने इसको रिवर्स बायसिंग में काम करवाना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एन को प्लस से और पी को माइनस से हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसमें होल्स की अमाउंट ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, जब हम रिवर्स बायस बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूसली रिवर्स बायसिंग को बढ़ाते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए और होल अलग हो रहा है, when we are increasing the reverse biasing, concept को ध्यान से देखना, when we are increasing the reverse biasing then covalent bond is break, and when the covalent bond is break then electron and holes are liberated। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स लिबरेट हो रहे हैं तो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, थर्मल एक्साइटेशन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिल जाती है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इसको कुछ एनर्जी मिल गई, ये होल है, इसको भी कुछ एनर्जी मिल गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लाइट पार्टिकल है ये मानकर हम चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, तो ये इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ दूसरे बॉन्ड्स के साथ स्ट्राइक करता रहता है। जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ दूसरे बॉन्ड्स के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अकेला एक इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड के साथ स्ट्राइक किया और इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट कर दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन में भी थर्मल एक्साइटेशन होगा और ये इलेक्ट्रॉन भी फर्दर क्या करेगा, एक कोवलेंट बॉन्ड के साथ स्ट्राइक करेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन और होल को जनरेट कर देगा। एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूस। एक इलेक्ट्रॉन ने 2 को क्रिएट किया, 2 ने 4 को, 4 ने 8 को, और इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती जाती है और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड। और जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो जाते हैं देन दिस junction will break down, or we can say large amount of current is produced, large amount of current is produced।
लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो जाता है तो रिवर्स बायसिंग के अंदर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, शार्पली इंक्रीज हो जाती है। बट ऑल दीज थिंग्स आर हैपन बिकॉज ऑफ one electron due to thermal excitation strikes with the other covalent bond and it give its kinetic energy to the bond and electrons and holes are generated continuously. Then this electron have the sufficient kinetic energy due to thermal excitation and it collide with the another electron hole pair or covalent bond and gives or transfer its kinetic energy to the covalent bond, and in due to this thermal excitation or transfer of kinetic energy this bond breaks and electrons and holes are generated. And this continuous process of electrons and holes are generated due to collision or transfer of kinetic energy. Large number of electrons and holes are generated, and we can say large amount of current is produced or the breakdown of junction will take place. और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से जब ये जंक्शन टूटता है तो उसको बोलते हैं हम एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, और जब ये एवलांचे ब्रेकडाउन हुआ तो एक तरीके से ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। दिस इज ए क्यूमुलेटिव प्रोसेस। दिस क्यूमुलेटिव प्रोसेस referred as avalanche breakdown. avalanche breakdown। इसको आप इस तरीके से समझें कि मान लिया आप क्लासरूम में बैठे हैं और सबसे फर्स्ट वाले बेंच में एक जैसे पूरा रूम इलेक्ट्रॉन और होल्स से भरा हुआ है, यानी कि आप सभी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं। तो एक स्टूडेंट बाहर से आया और उसने बोल दिया कि कल की छुट्टी है, सिर्फ एक को बोला उसने, क्लासरूम में एक को बोला, तो ये एक एक्साइट हो गया, एक तरीके से इसमें थर्मल एक्साइटेशन आ गया और ये दूसरे को बताएगा, दूसरे ने को फिर थर्मल एक्साइटेशन हो गई, फिर ये तीसरे को, फिर चौथे को और फिर लास्ट तक पहुंच जाएगी वो चीज़। यानी यूँ कहें कि पूरी क्लास में एक तरीके से डिस्टर्बेंस हो गया और सारे के सारे बाहर चले गए। ऐसा ही कुछ इसमें हुआ कि थर्मल एक्साइटेशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ कोवलेंट के साथ स्ट्राइक हुआ और उससे इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते चले गए और लगातार इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, करंट बढ़ जाएगा और ब्रेकडाउन ऑफ द जंक्शन विल टेक प्लेस। मल्टीपल होता गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बढ़ते चले गए। दिस टाइप ऑफ ब्रेकडाउन इज नोन एज एवलांचे ब्रेकडाउन और ये अप्रोक्सीमेट हाई वोल्टेज इस पर ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन दूसरा भी ब्रेकडाउन है बिकॉज वी हैव डिस्कसिंग अबाउट 2 मैकेनिज्म्स। तो सेकंड मैकेनिज्म क्या है? जेनर ब्रेकडाउन, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जेनर ब्रेकडाउन ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब हम रिवर्स वोल्टेज को बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं करते, इफ़ द रिवर्स वोल्टेज इज नॉट वेरी लार्ज, इफ़ द रिवर्स वोल्टेज इज नॉट वेरी लार्ज। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, अब देखो रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं है और जब रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं है तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो इसमें होल्स थे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करने को मिलेगा यहाँ पर। और जब वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगे तो वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जैसे इसके अंदर हो रहा था। इसमें तो लार्ज हमने वोल्टेज अप्लाई की, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली गई इलेक्ट्रॉन्स की और वो स्ट्राइक करते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम रिवर्स वोल्टेज नॉट वेरी लार्ज करेंगे, इसकी वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनमें वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी को गेन नहीं करेंगे और जब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है। यहाँ पर होगा क्या, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमारे पास हैं उसके अंदर जो डिप्लीशन लेयर है
डिप्लीशन लेयर, उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, लगभग 150 से लेकर के और 200 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻8। ठीक है। और इस डिप्लीशन लेयर पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ वोल्ट पर मीटर, यानी कि ये डिप्लीशन विड्थ है हमारी, इसके अक्रॉस आप ये माने कि 10⁸ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो 8 वोल्ट 10⁸ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये एकदम से इतना इलेक्ट्रिक प्रेशर या फोर्स डालता है कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो टीयर आउट हो जाते हैं, टीयर आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू दिस प्रेशर, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स वी कैन से। इसकी वजह से एकदम से सारे के सारे जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो टीयर आउट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एकदम से बाहर निकलेंगे। और जब एकदम से टीयर आउट हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे, और जब लार्ज नंबर में एकदम से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रोड्यूसिंग इन लार्ज नंबर, तो वो जंक्शन का ब्रेक डाउन कर देते हैं। यानी सिचुएशन है क्या यहाँ पर, और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, इसमें तो इलेक्ट्रॉन एक को मिलती है काइनेटिक एनर्जी, वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, फिर वो तीसरे को करता है और लगातार मल्टीपल होता है और बहुत सारे हो जाते हैं फिर। लेकिन इसमें हम लार्ज वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते, हाई वोल्टेज। तो एक्चुअल में होता क्या है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत कम है और उसके ऊपर इतना इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो वो एकदम से जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उन सब को टीयर आउट कर देता है। जैसे एक बलून के ऊपर आपने एक पैर रख दिया हो ऊपर से, तो इस बलून के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एयर के हैं वो सब के सब बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसमें यह सब कुछ सिचुएशन है। और जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एकदम से टीयर आउट हो जाएंगे तो जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है, और जंक्शन के ब्रेकडाउन होने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ करंट इज प्रोड्यूस एंड दिस टाइप ऑफ ब्रेकडाउन इज नोन एज ए जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है। इसमें सिचुएशन क्या रही, इसमें तो क्या था कि एक आया, उसने एक स्टूडेंट को बोल दिया कि कल छुट्टी है, वो एक्साइट होकर के दूसरे को बताएगा, फिर वो तीसरे को, फिर इस तरीके से पूरी क्लास में धीरे धीरे जो है वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ कि आप क्लास में बैठे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास के अंदर, और वो आया और बीच में खड़ा होके बोल गया कल की छुट्टी है, तो सब के सब एक साथ एक्साइट हो गए और बाहर निकलना शुरू हो गए। यानी कि रैप्चर ऑफ द बॉन्ड्स विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ सारे के सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकडाउन इज नोन एज जीनर। जब एक साथ सारे टूटते हैं तो वो जीनर होता है। इसी को हमने आज यहाँ स्टडी करना है, क्या चीज़ है ये। ठीक है। तो जीनर ब्रेकडाउन की हम फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पहले। तो जीनर वोल्टेज या जीनर डायोड की हम बात करेंगे। अब हम जीनर डायोड, एवलांचे को हमने स्टडी नहीं करना है, जीनर को स्टडी करना है। तो सबसे पहले सिंबल देखते हैं जीनर का। ये हमारा सिंपल डायोड का सिंबल लाइक दिस। अगर इसी को यहाँ जेड का बना दें सिंबल, जेड टाइप सिंबल बना दें, देन दिस बिकम द जेनर डायोड सिंबल। हर डायोड के लिए अलग सिंबल होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। सिंपल डायोड को जेड आगे से बना दो, देन इट बिकम्स जेनर। ये हमारा एंड जो हम पॉजिटिव लेते हैं और जो नेगेटिव लेते हैं, ये हमेशा जेनर रिवर्स में काम करेगा, ये ध्यान रखना है। इट ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड, ये हमेशा रिवर्स बाइस्ड होगा। दूसरा, इट हैज़ शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज, इट हैज़ शार्प ब्रेकडाउन
वोल्टेज। नंबर थर्ड, अगर इसको भी फॉरवर्ड बायस कर दें तो नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। इट इज लाइक कन्वेंशनल डायोड, कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल डायोड व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। ये बिल्कुल फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है। ठीक है, एक चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट वो ये कि जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो परसेंटेज के साथ चेंज हो जाता है। नंबर 4 पॉइंट में है ये, द टेम्परेचर कोफिशिएंट is defined as percentage change in reference voltage per degree Celsius, change in temperature, यानी कि टेम्परेचर के पर डिग्री चेंज होने से वोल्टेज में कितना चेंज आता है, दैट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, और ज़्यादातर जो हमारा जीनर वोल्टेज है, ठीक है, जीनर डायोड है, वो अबव 6 वोल्ट काम करता है, अबव 6 वोल्ट, सॉरी बिलो 6 वोल्ट। ठीक है, ए ट्रू जीनर एक्ट एज बिलो 6 वोल्ट। ठीक है, बिलो 6 वोल्ट है, और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की हमने यहाँ बात की, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका ±0.1% पर डिग्री सेल्सियस है, पर डिग्री सेल्सियस। वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन पता होना चाहिए फिर भी, बाय चांस की बात है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कि टेम्परेचर चेंज करने से वोल्टेज में कितना चेंज आता है पर डिग्री से, तो ±0.1, बिलो 6 वोल्ट ये काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जीनर डायोड के यूज की, कि कहाँ कहाँ पर ये यूज किया जाता है। इट एक्ट एज वोल्टेज रेगुलेटर, इसको हमने डिस्कस करना है। सेकंड, फॉर कैलिब्रेटिंग वोल्टमीटर, वोल्टमीटर को जब हमें जज करना हो, कैलिब्रेट करना हो, तब हम इसको यूज करते हैं। नंबर 3, फॉर अवॉइड मीटर डैमेज बाय एक्सीडेंटल एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज। अगर हमें मीटर डैमेज को बचाना है हाई वोल्टेज से, तो ये यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एक और इसका यूज़ है एज ए फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज इन नेटवर्क फॉर बायसिंग एंड कंपैरिजन। अगर हमें कोई नेटवर्क बायस करना है और उसमें वोल्टेज को फिक्स रखना है, तब भी हम इस जीनर डायोड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ 4 यूज़ हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, अब हम 3 या 4 डायोड्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो उन डायोड्स को आपने पैराग्राफ में नहीं लिखना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने जीनर डायोड की बात की है, जीनर डायोड, तो जीनर डायोड की पहले डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, उसमें अगर आप लिखना चाहते हैं तो एवलांचे और जीनर के बारे में लिख देंगे, डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद जीनर ब्रेकडाउन होता क्या है ये बता दिया, जो अभी हमने डिस्कस करा। फिर हमने उसके कुछ एप्लीकेशंस या यूज़ लिख दिए क्या होते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में जीनर एज ए वोल्टेज ब्रेकडाउन।
वोल्टेज रेगुलेटर, यानी हमने इसको पैराग्राफ की बजाय हेडिंग में अलग अलग में करना है। और यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई है। पहले तो जीनर डायोड बता दिया शुरू में क्या होता है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जीनर डायोड क्या है, ठीक है। उसके बाद जीनर ब्रेकडाउन बता दिया, आप बताना चाहें तो एवलांचे को भी बता सकते हैं, लेकिन जीनर ब्रेकडाउन बता दिया। फिर जीनर डायोड कैसे काम करता है उसके वर्चुअल्स बता दे। देन आफ्टर यूज़ बता दिए इसके क्या है। अब हम इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, अगर एग्जाम में सिर्फ वोल्टेज रेगुलेटर आए और क्वेश्चन नंबर हो चार नंबर के लिए, तो सिर्फ यही डिस्कस करें। अगर क्वेश्चन 9 मार्क्स के लिए है, जीनर डायोड आ जाए, तो आपने ये सारी चीज़ें उसमें अलग अलग लिखनी है, ठीक है। तो अब हम जीनर वोल्टेज रेगुलेटर को यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो उसी के लिए है हमारे।